नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? यानी बालकों को जो केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। इसके बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, इसकी अवधारणा, इसके सिद्धांत और इसके शिक्षक का इसमें क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जब हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के अर्थ की, तो बालक के विकास पर जो सर्वांगीण जोर दिया जाता है वह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना, प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। भारतीय शिक्षाविद गिजुभाई बधेका बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धि रही है और भूमिका रही है। आज की शिक्षा पद्धति इसी बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती है। बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना और उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहलाती है। अर्थात बालक की रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है और इसमें बालक के व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर किया जाता है। यानी प्रतिदिन बालक के व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है और उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर किया जाता है, उसकी हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इससे बालक का व्यक्तिगत विकास होता है और उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर उसका शिक्षण की व्यवस्था की जाती है और बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण यदि पाए जाए किसी बालक में, यानी उसके व्यवहार, जैसे अपन कहते हैं कि समस्यात्मक बालक, तो जिस प्रकार का समस्यात्मक बालक यदि कोई हो जिसमें बौद्धिक दुर्बलता हो, समस्यात्मक या किसी प्रकार की उसकी समस्या हो, मानसिक समस्या हो, अपराधी बालक हो, इस प्रकार के जो समस्यात्मक बालक हैं उनकी समस्याओं का निदान भी कक्ष में ही किया जाता है। उनकी केस स्टडी करके या विभिन्न प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उनका निदान किया जाता है। मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास पहले करता था, लेकिन जब से मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान हुआ है तब से बालक को समझने के लिए और शिक्षक ये जानता है कि इन दोषों के आधार पर उसकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के कहीं न कहीं दोष हैं, तो वो किस प्रकार दूर हो, यही शिक्षक आजकल जानने का प्रयास करता है और मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा ये दोष दूर करने का प्रयास करता है। इसी व्यक्तित्व विभिन्नता, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा और शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया है और इसी के कारण बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ। यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है, वहीं बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यानी उसकी हर ज्ञानेंद्रिय काम करे, आँख, कान, नाक, सारी ज्ञानेंद्रियाँ, और वो अपने हाथ, पैर, मस्तिष्क सबका विकास हो इससे, वहीं बाल केंद्रित शिक्षा है। इसके अंतर्गत बालकों को महापुरुषों और वैज्ञानिकों का उदाहरण देकर प्रेरित किया जाता है और अनुकरणीय व्यवहार, नैतिक कहानियों, नाटकों आदि के द्वारा बालक का शिक्षण किया जाता है। बालक के जीवन से जुड़े हुए हर ज्ञान का शिक्षण इसमें करवाया जाता है और बालक को एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन किया, यानी बालक की योग्यता किस प्रकार की है, वो कितना समझ सकता है और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक के उद्देश्य पूर्ण करने वाली शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक की योग्यता को ध्यान में रखकर, उसकी रुचि को ध्यान में रखकर उसकी विषय वस्तु का चयन किया जाता है। रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला या विभिन्न प्रकार के जो आर्ट्स हैं, कलाकारी जैसे चित्रकला है, संगीत कला है, इसके द्वारा शिक्षण करवाया जाता है और पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम बालक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक की रुचि, आवश्यकता और योग्यता के आधार पर बालक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उसकी रुचि क्या है, उसका योग्यता कितनी है, कितना समझ सकता है, क्या कुछ कर सकता है बालक, उसके आधार पर उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत
पाठ्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए। यदि हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो वो जीवनोपयोगी होना चाहिए, बालक के जीवन में काम आने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए और पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। यानी बालक को यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो उसको छोड़ दे। यदि बालक को किसी विषय का ज्ञान नहीं लेना है तो वो उसको छोड़ सकता है या कोई दूसरा विषय अपना सकता है। लचीला होना चाहिए। इसी के साथ साथ वातावरण के अनुसार, उसके आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, उसकी संस्कृति किस प्रकार की है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला पाठ्यक्रम और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए। बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। मानसिक स्तर किस प्रकार का है बालकों का, उस कक्षा का मानसिक स्तर किस प्रकार का है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। और उस कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उस कक्षा में किस प्रकार के बालक आते हैं, किस प्रकार में उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता है। क्या सारे बालक आ रहे हैं वो कहीं एक ही जगह से आ रहे हैं या अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, या उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसको ध्यान में रखकर ये पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें शैक्षिक उद्देश्यों की, तो पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। हमारे कुछ उद्देश्य होने चाहिए शिक्षा के, और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित शिक्षा के में अगर शिक्षक की भूमिका की बात करें तो शिक्षक शिक्षार्थियों का सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और भी बढ़ जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को बालकों को सभी प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए और विभिन्न क्रियाकलापों क्रियान्वित करने में सहायता करना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं होता, वरन उसको उसकी जीवनोपयोगी शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का महानतम लक्ष्य बालक को सर्वांगीण विकास, यानी उसके हर प्रकार का विकास, उसके मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका सामाजिक विकास, हर प्रकार का विकास किया जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालक को अधिक से अधिक सहायता अध्यापक को करनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को स्वतंत्र रहकर निर्णय लेना चाहिए कि बालक को क्या सीखना है, उसी के आधार पर उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का, आंतरिक शक्तियों का विकास। यानी हम जब बात करते हैं बालक की, तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की अपनी शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। हर व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन उसकी अपनी एक आंतरिक शक्तियाँ होती हैं। शिक्षक का काम केवल मात्र उसको जगाना होता है। तो यही यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रदान करना या प्रक्रिया में अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य भी जनतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। और हमें यह समझना चाहिए कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि की अधिक व्यवहारिकता बनाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की रुचि और प्रयास करके दो तत्वों का विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर या उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। बालक को खुद उसके लिए कार्यक्रम बनाने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे बालक खुद अपने लिए कोई काम किस प्रकार किया जा सके या उस काम को पूरा किस प्रकार किया जा सके। बालक खुद सोचे, बालक खुद समझे और फिर उस काम को आगे बढ़ाए। तो इससे बालक की रुचि उसमें रुचि उत्पन्न होगी, जिससे बालक वह काम आसानी से कर सकता है। जिस काम में रुचि हो बालक की, उसी के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बालक को ऐसे काम देने चाहिए जिससे उसमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास भी हो सके। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा और शिक्षक की, तो प्रगतिशील शिक्षा को शिक्षक को भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और उसके अनुसार शिक्षक समाज का एक सेवक है। उसे विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बालक को सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और जनतंत्र के योग्य नागरिक बन सके। विद्यालय में स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए शिक्षक को कभी भी बालकों से बड़ा अपने आप को नहीं समझना चाहिए। वो बालक
खुद को अपने उस बालकों के अनुसार किस प्रकार ढाल सके वो अपने, और आज्ञा और उपदेशों के द्वारा अपने विचारों और प्रवृत्तियों को बालकों पर लादने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। बालक की रुचि किस प्रकार की है उसी प्रकार से उसको शिक्षण दिया जाए। किसी भी प्रकार से उनके ऊपर अपनी आज्ञा को लादे नहीं। शैक्षिक सरोकारों के इतिहास में 1 अप्रैल 2010 में वह दिन जिस दिन संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू किया गया और शिक्षा के अधिकार की पहली मांग का लिखित इतिहास 18 मार्च जो कि 1910 में ये मांग रखी गई थी ब्रिटिश विधान परिषद में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कि निःशुल्क शिक्षा भारत में भी होनी चाहिए, वो 1 अप्रैल 2010 में जाकर लागू हुई। यदि हम बात करें लगभग 1 सदी बीत जाने के बाद भी आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं हैं कि यह अधिकार अधिनियम भारत के बच्चों के सुखद भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस आलेख में लागू अधिनियम की 2 धाराओं को केंद्र में रखकर बाल केंद्रित संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करने की कोशिश की गई है। धारा 17(1) के अनुसार किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और जो कोई उपखंड 1 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह उस व्यक्ति पर लागू होने वाले सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर की जाएगी। यानी बालक को किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा और बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जाएगी। धारा 30G के अनुसार बच्चे को भय, सदमा और चिंता मुक्त बनाना, उसे अपने विचारों को खुलकर कहने के सक्षम बनाना ही शिक्षक का मुख्य काम होना चाहिए। अधिनियम में इन 2 धाराओं से बच्चों के विभिन्न अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। बच्चों को कुछ प्रगति क्या कर पाएंगे, इससे पहले यह जरूरी होगा कि हम यह विचार विमर्श करें कि आखिर इन धाराओं को शामिल करने की आवश्यकता क्यों हुई। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था बच्चे में अत्यधिक दबाव डालती हैं या स्कूल जाने का पहला ही दिन मासूम बच्चे को दूसरी दुनिया में ले जाती है। यानी वो कहीं ना कहीं घर से जब स्कूल जाता है और पहला दिन जब उसका होता है तो वो वहाँ पर जाकर ये देखता है कि ये क्या है। इस प्रकार से उसको एक दूसरी ही दुनिया वहाँ पर महसूस होती है, बिल्कुल अपने घर से इतर। वो स्कूल में जब दाखिला लेता है तो उसको पहले तो वो खुशी खुशी वहाँ स्कूल तो जाता है, लेकिन स्कूल में जब उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव होते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षा के प्रति, शिक्षा को लेकर उसके दबाव होते हैं या टीचर्स का जो दबाव होता है, उससे वो अलग ही दुनिया वहाँ महसूस करता है। और अमूमन हर बच्चे को ख्यालों में स्कूल की वो अवधारणा होती ही नहीं जिसे मन में वो संजोकर खुशी खुशी स्कूल जाता है। इससे इतर तो कई बच्चे ऐसे जो पहले ही दिन स्कूल जाने से इनकार कर देते हैं। यानी इसका अर्थ सीधा सा है कि अधिकतर स्कूलों का कार्य व्यवहार ऐसा है जो बच्चों को अपनत्व पैदा नहीं कर सकता। यह तो संकेत भर हैं, हर साल परीक्षा से पहले और परीक्षा परिणाम के बाद बच्चों पर क्या गुजरती हैं वो किसी से भी छिपा नहीं है। यही नहीं, हम हर रोज़ जाने कितने बच्चों को पवित्र भावनाओं का या विचारों का या आदतों का हम कक्षा में गला घोंटते हैं। यानी जहाँ हम बालकों को उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं हम बालकों को डांट डपट कर हम चुप करते हैं। ये हमें इस प्रकार हमें नहीं करना चाहिए। यह वृद्ध शोध का विषय है और हो भी सकता है, लेकिन उपरोक्त धाराओं के आलोक में ये महसूस किया जा सकता है कि बहुत से कारणों से नीचे दिए गए कुछ वजह हैं जिससे अधिनियम में बच्चे को भयमुक्त शिक्षा दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। स्कूल में दाखिला देने से पहले प्रबंधन शिक्षक बच्चे से परीक्षा में साक्षात्कार असहज बातचीत की जाती है। इस तरह से चटनी जैसा काम भी किया जाता रहा। यानी प्रबंधन उस बालक से ऐसी बातचीत करते हैं और उसका साक्षात्कार लेते हैं। ये भी एक असहज, वहाँ भी बच्चा असहज महसूस करता है। कुल मिलाकर निष्पक्ष और कुपरंपराओं के चलते हम बालक को खुद ही असहज बना देते हैं। हल्के से दबाव और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते संकेत मात्र से ही बालक खुद असहज हो जाते हैं। लैंगिक रूप से या सामाजिक स्तर पर भी विविध
वर्ग जाति बच्चों को स्कूल के चार दीवारी के भीतर असहजता और तनाव का सामना करना पड़ता है। कई बार स्कूल में पिटाई के मामलों में तंग आकर कई बच्चे खुद ही स्कूल छोड़ देते हैं। कहीं अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते या स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। विकलांग और मानसिक तौर पर असामान्य बच्चों के साथ जब कक्ष में जाने अनजाने ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसके कारण थक हार कर ऐसे बच्चे शाला छोड़ देते हैं। परिस्थितियों के चलते कई बच्चे एक सत्र में कई बार अनुपस्थित रहते आए हैं या कठोर नियम के चलते उनका नाम काट दिया जाता है। अनवरत उपस्थिति की व्यवस्था की मानसिक स्थिति का भी उनको सामना करना पड़ता है। इस तरह के स्थायी विच्छेदन के लिए प्रचलित संज्ञाएं भी बेहद ही निराशाजनक रही हैं। और स्थायी विच्छेदन के लिए प्रचलित जो संज्ञाएं हैं वो काफ़ी जैसे नाम काट दिया जाएगा, तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, टीसी काट कर दे दी जाएगी, स्कूल मत आना कल से। इस प्रकार के जुमले हम आए दिन स्कूलों में टीचर्स के मुंह से सुनते रहते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। स्कूल में मानसिक या शारीरिक तौर पर उत्पीड़न बालक का किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए और इसके चलते कहीं बच्चे जीवन भर के लिए अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और इस प्रताड़ना से कक्ष में ही ऐसी प्रतिस्पर्धा जन्म लेती हैं जिससे बच्चे असहयोग और व्यक्तिवादी प्रगति की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अभी तक बच्चों की शिकायतों को बहुत कम सुना जाता है। यदि सुना भी जाता है तो स्कूल प्रबंधन स्तर पर ही उसका अस्थायी निवारण कर दिया जाता है। शिकायतों के मूल में जाने के बजाय कोशिश ये की जाती है कि वहाँ पर भेदभाव या प्रवेश न देने के मामले या पिटाई के हज़ारों जो प्रकरण हैं वो स्कूल से बाहर ही नहीं आ पाते, वो स्कूल के अंदर ही उनको दबा दिए जाते हैं। राज्य में बाल अधिकारों की सुरक्षा के राज्य आयोग कछुआ चाल से चल रहा है और ऐसा प्रबंधन या माहौल बनाने में अभी तक वो असफल रहा है। अब तक पीड़ित बच्चे या उनके अभिभावक आयोग तक शिकायतें प्राय ले जाते ही नहीं हैं। विद्यालयी बच्चों के मामलों में अब तक गैर सरकारी संगठन जागरूक नहीं हुए हैं और नागरिक भी प्राय कम ही रुचि लेते हैं। स्कूल में बच्चों के हितों को लेकर अंगुलियों के गिनने योग्य संगठन है जो चिटपुट अवसरों पर इस शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारों के प्रचार की बात करते रहे हैं। ऐसे बहुत कम मामले हैं जिसमें इन गैर सरकारी संगठनों ने बच्चों के अधिकारों के हनन के मामलों में पैरवी की हो। यानी कहीं न कहीं बालकों के अधिकार पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता, न विद्यालयों में दिया जाता है, न ही किसी अन्य सरकारी स्तर पर दिया जाता है या गैर सरकारी संगठनों पर द्वारा दिया जाता है। अब तक स्कूल केवल और केवल पढ़ने पढ़ाने का केंद्र रहा है और यह अधिनियम स्कूल को बाध्य करता है कि वह बाल केंद्रित भावना के अनुरूप काम करे। कुल मिलाकर स्कूल अब तक बच्चों को बेहद ही देखभाल करने के केंद्र नहीं बन सके हैं। अभी तक उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के केंद्र तक ही रहे हैं, जबकि स्कूल में होना ये चाहिए कि जब बालक की रुचि हो तब वो अध्ययन करे, जब बालक की रुचि हो तब वो खेले, जब बालक की रुचि यानी रुचि के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। विशेष तौर पर हम जब देखते हैं कि जॉन डीवी ने जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है, वहाँ पर जॉन डीवी ने लैब विद्यालयों को प्रगतिशील विद्यालयों का उदाहरण माना है। यानी जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लैब हो, वहाँ पर खेलने कूदने की सामग्री हो, बालक के अनुरूप वहाँ पर शिक्षा दी जाए, वैसे विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय कहलाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशों में विश्वास नहीं करती और न ही मात्र अच्छे अंक प्राप्त करने में उसमें बल दिया जाता है, जबकि उसमें बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। केवल मात्र अंक प्राप्त करना बालक का कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, या बालक को केवल मात्र अंक प्राप्त करने के लिए उसको पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसके व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाना चाहिए। यानी हम जो बात बता रहे हैं उससे उस बालक में कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ। यदि हमने जो कुछ अध्ययन करवाया वो बालक ने रट लिया, याद कर लिया, तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा जब तक उसके व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए व्यवहार परिवर्तन मुख्य है, मुख्य रूप से व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाना चाहिए, न कि अंकों पर। प्रगतिशील शिक्षा में यदि अध्ययन की समय सारणी और बैठक व्यवस्था आदि में भी पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए।
बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जाए। यानी शिक्षण से अधिगम, शिक्षा के द्वारा अधिगम हो, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो, उस पर बल दिया जाना चाहिए। छात्रों को मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है और बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता ली जा सकती है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रकृतिवाद की देन है और प्रकृति का ज्ञान का सिद्धांत बताता है कि स्वाभाविक रूप से सीखने और विकसित होने का अधिकार बालक का होता है। यानी प्रकृति में रहकर वो खुद सीखे और खुद ही प्रकृति उसकी शिक्षक, सबसे अच्छी शिक्षक प्रकृति है, प्रकृति उसको खुद सिखाएगी। निःशक्त बच्चों के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना समेकित शिक्षा विकास योजना का उद्देश्य यह है कि निःशक्त बच्चे भी नियमित या सामान्य विद्यालयों में सभी प्रकार के शैक्षिक अवसर पा सके और विद्यालयों में सभी के साथ वो भी बैठकर अध्ययन कर सके। परिवार औपचारिक शिक्षा का साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ परिवार से ही होता है और इसके लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती। परिवार जीवन की पहली पाठशाला है और वहीं से वो बालक सीखने लगता है। एक शिक्षक खुद आदर्श रूप से व्यवहार कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षा का चरम उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, न कि केवल मात्र मानसिक विकास। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए ताकि उसकी शिक्षा को नई दिशा दी जा सके और इसके अंतर्गत बालकों का शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का अध्ययन करके उसके आधार पर बच्चों के विकास में मदद कर सकते हैं। शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, संवेगों पर आधारित होनी चाहिए ताकि उसकी शिक्षा को नई दिशा दी जा सके। यदि उसमें कोई गलती है तो उसे ठीक किया जा सके और इसके अंतर्गत बालकों का शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का अध्ययन करके उसके आधार पर बच्चों की विकास में मदद करते हैं। यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर है या आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा है तो पहले उस कमी को दूर किया जाता है। कुछ शिक्षक मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर इस स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। भारतीय शिक्षाविद गिजुभाई ने बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इसके लिए कई प्रसिद्ध पुस्तकों की भी रचना की जो बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और किशोर साहित्य से संबंधित हैं। यदि हम व्यवस्थापन और अनुशासन की बात करें तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी विज्ञान का सहारा लिया जाता है। कभी कभी शरारती बच्चों में भी शिक्षा के गुणों का समायोजन किया जाता है। उस परिस्थिति में शिक्षक को चाहिए कि उसे दबाने के बजाय प्रोत्साहित किया जाए। बाल केंद्रित सिद्धांतों की अगर बात करें तो क्रियाशीलता का सिद्धांत इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बालकों को किसी भी प्रकार का काम देकर उसको सिखाना, क्रियाशील रखकर उनको सिखाना, छात्रों को उनकी क्रियाशीलता से ज्ञान प्रदान करना। किसी भी क्रिया को करने से छात्र अधिक सीख सकते हैं। उनकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बालक अधिगम को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। प्रेरणा के सिद्धांत की अगर बात करें तो बालक को प्रेरणा देकर अनुकरणीय व्यवहार और नैतिक कहानियों, नाटकों के द्वारा बालक को अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। महापुरुषों और वैज्ञानिकों का उदाहरण सदा ही वो प्रेरणादायी होते हैं। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत ज्ञान बालक के जीवन से संबंधित करके उसको पढ़ाना चाहिए। रुचि का सिद्धांत यानी जिस प्रकार की बालक की रुचि है उस प्रकार का उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए और शिक्षण के अनुसार उसको रुचि के अनुसार उसको शिक्षण करवाया जाना चाहिए। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत आज के समय में बालक को दी जाने वाली शिक्षा बालक के उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए और एक निश्चित उद्देश्य पूर्ण करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। चयन के सिद्धांत के अंतर्गत छात्रों को उसकी रुचि के अनुसार कक्षाएं जैसे खेलने का मन हो तो उनको खेलने दिया जाए, उनके मूड के अनुसार उनको अध्ययन करवाया जाए, जिस प्रकार का उनका मन हो उस प्रकार से उनको उस प्रकार के विषय का अध्ययन उनको करवाया जाए। बालक की योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का चयन भी करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत प्रत्येक बालक का अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनको अध्ययन करवाया जाए। लोकतंत्रीय सिद्धांत के लिए हमें कक्षा के सभी विद्यार्थी समान हैं और सभी के समान प्रश्न पूछने चाहिए, इसे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम कहें तो विभिन्न प्रकार
से जो पाठ हैं वो विभाजित करके पढ़ाया जाए। इस प्रकार बाल केंद्रित शिक्षा प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल कुछ ज्ञान देना होता था, लेकिन आज ये है नहीं रहा है। आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर बच्चों के मस्तिष्क में जो कुछ भरते हैं उसको व्यवहार परिवर्तन भी करना होता है। यानी प्राचीन काल की अगर बात करें तो मस्तिष्क में कुछ जानकारियाँ भर दी जाती थी, लेकिन आधुनिक शिक्षा में बालक को केंद्र में रखकर प्रत्येक कार्य या योजना बनाई जाती हैं। वर्तमान समय में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास में बच्चे को शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि पर बल दिया जाता है। इससे अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना मनोविज्ञान के जानकारी के अध्यापक बालक को न तो समझ पाएगा और न ही उसके विकास में योगदान दे पाएगा। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा कही जाती है, और बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा होती है। थैंक यू।